Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the viewers. I will welcome you back to Smart Sim Academy online sessions which we are planning up here. आज का जो हमारा जो सेशन है वो काफ़ी जो है वो चैलेंजिंग है, जो हमारे टीचर्स को काफ़ी फेस करना पड़ता है। तो उनके लिए जो है हमने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है बाय हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर। आज का जो सेशन है वो हमारे पास है कोचिंग फॉर टीचर्स के हवाले से और इसको कंडक्ट करेंगे। आज हमारे साथ जो सेशन लेंगे वो है मिस्टर कैसर अहमद। मैं इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत डिटेल बता दूं कि ये जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल सेक्टर पे काफ़ी कैपेबिलिटीज़ के साथ काम करते हैं। ये बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं और साथ साथ लाइव कोचिंग और एनएलपी सेशंस भी लेते हैं। ये जो है ईयू में अंदर अपने लेक्चर्स दे रहे हैं और साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट बिजनेस प्रोजेक्ट्स में भी इनका काम जारी है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने लॉ और बिजनेस मैनेजमेंट को ये पढ़ाते भी हैं और यूनाइटेड किंगडम्स के हायर एजुकेशन सेक्टर पर भी ये तालीम दे रहे हैं बच्चों को। फर्दर इनकी जो एक्सपर्टाइज है वो है ट्रेनिंग मैनेजमेंट के ऊपर और ये एक रिसर्चर भी हैं जिन्होंने पेडागोजी, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ और बिजनेस मैनेजमेंट और लीडरशिप के ऊपर काफ़ी हद तक इन्होंने रिसर्च की हुई है। सो with all this highly effective and highly trained and हमारे पास आज जो है वो मौजूद है। हम वेलकम करते हैं मिस्टर कैसर अहमद का। आई वेलकम यू सर टू दिस ऑनलाइन सेशन एंड वेलकम यू टू स्मार्ट गेम्स अकेडमी। आपके साथ इंशाल्लाह जो है वो हमारा सेशन काफ़ी अच्छा रहेगा और उम्मीद है कि आपसे हम बहुत कुछ जो है वो सीखना है और आपसे बहुत सीख के रहेंगे आज। थैंक यू वेरी मच इब्राहिम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, आप शुरू कर सकते। वेरी काइंड फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके जो सुनने वाले हैं उनकी खबर में भी मेरा सलाम हो। कोचिंग फॉर टीचिंग इज़ समथिंग विच इज़ इवॉल्विंग इन द वर्ल्ड। अब दुनिया में इसका जो कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व हो रहा है, इनफैक्ट बड़ी तेज़ी के साथ ये फैल रहा है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। आइडिया ये है कि टीचिंग बाय नेचर एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट के तौर पे इसको हमेशा लिया गया कि नहीं, एक क्लासरूम है जिसमें एक टीचर है, सामने उसके स्टूडेंट्स हैं एंड दैट इज़ बेसिकली इट। यही सारा कुछ टीचर का काम होता था। इसमें कोई इंडिविजुअल बेसिस पे स्टूडेंट को रीच करने वाली बात नहीं होती थी। यानी अगर कहीं ऐसा रहा भी है तो वो किसी टीचर की अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ऐसा रहा, वो एक और चीज़ है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास एक सिस्टमेटिक अप्रोच हुई हो जिसकी वजह से टीचर जो है वो इंडिविजुअल्स के साथ कनेक्ट कर पाने में कामयाब हुआ हो। यानी ये बिल्कुल हुआ कि कोई टीचर, बड़े अच्छे टीचर थे, उन्होंने किसी स्ट्रगलिंग स्टूडेंट को देखा कि ये स्ट्रगल कर रहा है लेकिन इसमें टैलेंट है, तो उन्होंने उसके पीछे जाके, जो उसकी स्ट्रगल के पीछे वजह है, उसको जानने की कोशिश की कि इसके घर के हालात कुछ ऐसे हैं या इसको कोई फिज़िकल इशू है, इसका कंसंट्रेशन का मसला है, कोई भी ऐसा इशू है कि ये इतना अच्छा टैलेंट रखने के बावजूद ये तवज्जो नहीं दे पा रहा। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो इंडिविजुअली तो टीचर्स करते रहे लेकिन कोई सिस्टमाइज्ड अप्रोच नहीं थी। कोचिंग इस मसले को हल करती है। कोचिंग टीचर्स को इनेबल करती है कि वो हर बच्चे को उसकी ज़ाती हैसियत में जाके परखे, समझे, क्योंकि कोचिंग जो ज़ाते ख़ुद जो एक तग़य्युर है, इसका जो तरीक़ाकार है वो है कि ये चेंज आउटसाइड इन नहीं बल्कि इनसाइड आउट है, कि बच्चे के अंदर से चीज़ देखें। अच्छा, अब उसकी क्या ज़रूरत है? उसकी ज़रूरत ये है कि आप किसी भी आदमी को किसी ऐसी जगह भेज दें जिस जगह से वो वाकिफ़ नहीं है, उसके हालात का नहीं उसे पता, वहाँ पे क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो नहीं पता, तो वो आदमी हमेशा स्ट्रगल करेगा। लेकिन एक आदमी है, आप उसे अगर उस जगह के बारे में बताते हैं, उसके हालात के बारे में बताते हैं, उसे एक वजह देते हैं, तो आदमी बड़ा जल्दी इंगेज कर देता है। ये कई दफ़ा आपने बात पहले सुनी होगी, जिम रॉन ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि एक ही काम करने वाले मुख्तलिफ आदमी, फ़र्क उनमें ये होता है कि किसी को वजह पता होती है, किसी को नहीं पता होती। यानी कि जो घर बना रहे हैं आप, तो जो एक मज़दूर है उसके लिए यही है कि मैं एक दीवार बना रहा हूँ, लेकिन जो उसके ऊपर मिस्त्री होता है उसके होता है कि मैं कमरा बना रहा हूँ, कि उसकी जो वजह होती है काम करने की वो और होती है।
जो मेन ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके लिए एक प्रोजेक्ट होता है पूरा, वो एक दीवार को नहीं देखता। और जो एक्चुअल ओनर होता है वो अपने ख्वाब से जा रहा होता है कि इस घर में मैंने रहना है, मेरी फैमिली में मैंने रहना है, मेरे बच्चे हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो काम सभी ये कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि सबकी रीज़न अपनी अपनी होती है, इसलिए उनकी अपनी कनेक्टिविटी अलग होती है। अगर काम में छोटा मोटा अगर कुछ फ़र्क रह जाए तो मजदूर को भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मालिक मकान होता है वो एक एक चीज़ को देखता है, क्योंकि उसकी वजह और है। सो जो बच्चे हैं एजुकेशन सेक्टर एंड दिस रिगार्ड दे आर नो डिफरेंट। आप किसी बच्चे को आप साइंस पढ़ाना शुरू कर दें एब्स्ट्रैक्ट वे में, आपसे मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दें एब्स्ट्रैक्ट वे में, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन जब वो उस वजह के साथ कनेक्ट कर जाएगा कि मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूँ, इसकी वजह क्या है, तो फिर बच्चे के अंदर नेचुरली तौर पे एक इंगेजमेंट आ जाएगी। अच्छा, जो टीचर है वो इस इंगेजमेंट को बाय प्रोफेशन लेके नहीं आ सकता। इंडिविजुअली जो मैंने आगे अर्ज़ किया कि बड़े बड़े अच्छे टीचर, मैं खुद बड़ा खुश नसीब हूँ इस मामले में, मुझे बड़े बड़े अच्छे टीचर्स मिले, लेकिन कुछ सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं रहा, कोई सिस्टमाइज्ड अप्रोच नहीं थी कि हम बच्चों के अंदर जो दिलचस्पी का पहलू है वो इस तरह से उजागर कर सकते हैं। कोचिंग ये करती है कि बच्चे को इंडिविजुअली देखती है, फिर उसके अंदर एक विल पैदा करती है कि आपको ये चीज़ क्यों पढ़नी चाहिए, फिर ऐसी एग्जांपल्स लेके आती है जिससे बच्चा जल्दी कनेक्ट कर पाता है, और ओवरऑल जो क्वालिटी एजुकेशन की वो बेहतर होती है। ना सिर्फ ये कि रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, बल्कि साथ ये भी है कि जो समझ है बच्चे की वो भी ज़्यादा बेहतर होती है। कोई ये मैं दो चीज़ें मैं अलग-अलग करके इसलिए कह रहा हूँ कि नंबर्स आप रटाल मार के भी बड़ा अच्छे ले सकते हैं, बट दैट डजंट कन्फर्म कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी अच्छी है। तो मैं दोनों चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी बच्चे की, और जो ओवरऑल रिजल्ट है वो भी बड़ा अच्छा होगा। इसलिए जो कोचिंग है अब उसे डिनाई नहीं किया जा सकता। दुनिया के छोटे स्कूल हों, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हों, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कोचिंग को एक इम्प्लाइड पार्ट बनाना शुरू कर दिया, इंटेग्रल पार्ट बनाना शुरू कर दिया है। एंड आई थिंक इट्स वेरी फेयर, इसलिए कि हमें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि बच्चों की जो लर्निंग स्टाइल्स हैं वो सब के सब एक जैसे नहीं होते। ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकते। कुछ बच्चे होंगे वो देख के ज़्यादा सीखेंगे, कुछ बच्चे होंगे वो सुन के ज़्यादा सीखेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो करके ज़्यादा सीखेंगे। इसको हम वैक मॉडल कहते हैं, VA के, जो विजुअल है, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक। विजुअल वो बच्चे होते हैं जो हमेशा देख के ज़्यादा सीखते हैं। आप उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करें, वीडियो उनके सामने प्ले करें, या उनके सामने आप किसी भी तरह से मेक श्योर करें कि उसका एक विजुअल रेफरेंस उन्हें मिले, तो जल्दी पिकअप करेंगे। जो ऑडिटरी बच्चे होते हैं वो सुन के उसी चीज़ को अपने जहन में कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जो किनेस्थेटिक बच्चे होते हैं वो देख लें वो भी ठीक है, वो सुन लें वो भी ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन ये वो बच्चे होते हैं जो एक्चुअली टच और फील वाले होते हैं। ये खुद करके सीखते हैं कि आपने हमें दिखा दिया, थैंक यू, ये विजुअल हो गया, आपने हमें सुना दिया, थैंक यू, ये ऑडिटरी हो गया, लेकिन मुझे उस वक्त समझ आएगी जब मैं काम खुद करूँगा। तो जो कोचिंग होती है वो टीचर को इनेबल करती है कि वो हर बच्चे की जो इंडिविजुअल प्रोफाइल है उसको डिसाइफर करे कि मेरी क्लास में ये बच्चा विजुअल है, ये ऑडिटरी है, ये किनेस्थेटिक है। तो फिर वो जब एक ब्लेंडेड लर्निंग उसका जो एक मॉडल डिवाइस करेगा वो ऐसा होगा कि उसमें सब कुछ, हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ उसमें मौजूद होगा। एंड दैट इज़ वाई कोचिंग इज़ इम्पोर्टेंट। और दूसरी इसकी बड़ी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बड़ी इसकी अहमियत जिस वजह से है वो ये है कि इसका ताल्लुक सिर्फ एजुकेशन के साथ नहीं होता। ये बड़ी काम की बात है। और एजुकेशन से मुराद जो सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, रिलीजन, कोई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कोचिंग बुनियादी तौर पे जो बच्चे की पर्सनैलिटी है वो उसे भी ग्रूम करती है, यानी कि जब बच्चा स्कूल से निकले तो वो एक बेहतर शहरी के तौर पे बाहर जाता है, बिकॉज दैट चाइल्ड हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग उस वजह से कि जो माहौल उसे उसकी क्लासरूम में मिला। यानी कभी टीचर उसको झड़क के उसको नहीं कह देगा या कह देगी कि नहीं तुम्हें नहीं पता, या टीचर कभी किसी बच्चे ने कोई बात करने की कोशिश की है, दूसरे बच्चे ने उसका मजाक बनाया है, तो टीचर इस सिचुएशन को इग्नोर नहीं करेगा। जो जिस टीचर के टीचिंग स्टाइल में कोचिंग एम्बेडेड है वो देखेगा कि आज अगर ये बच्चा झड़क दिया गया है तो देयर इज़ अ गुड चांस कि ये इसकी ज़िंदगी में एक एंकर बन जाए और ये सारी ज़िंदगी बात करने के काबिल ना रहे। तो वो मेक श्योर करेगा कि जब तक ये ग्लिच दूर नहीं होती, जब तक ये बच्चा बात नहीं कर सकता है, बात नहीं कर सकती, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, और फिर वो स्लोली उस चीज़ को कैरी ऑन भी रखेंगे कि उनमें वो एतमाद बढ़ता रहे। सो बच्चों के किरदार साजी के हवाले से, बच्चों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के हवाले से, बच्चों में एतमाद साजी के हवाले से कोचिंग इज़ समथिंग दैट इज़ एब्सोल्युटली इनेविटेबल। और ये चीज़ जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी अहमियत भी और बढ़ेगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान थोड़ा सा इस मामले में भी टेक्नोलॉजिकली इसमें थोड़ा सा कैचअप करना है, थोड़ा सा हम अभी पीछे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरी दुनिया में ये
थोड़ा ही फ़र्क होता है, बहुत जल्दी मुल्क एक दूसरे के साथ कैचअप कर लेते हैं। अब जो नए पैराडाइम्स को टीचिंग के खुलने वाले हैं वो ज़्यादा होंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट में, कि जो बच्चे हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हर लेसन स्कूल में ही जाके लें। इनफैक्ट कुछ दुनिया के ममालिक स्कैंडिनेविया वगैरह ऐसे हैं जो इस चीज़ पे गौर कर रहे हैं कि बच्चों को हम लेट यानी कि 7-8 साल की उम्र में उनको स्कूल दाखिल करना शुरू करें, कि पहले उनको घर के अंदर जितना माहौल दे सकते हैं वो दें। लेकिन जाहिर सी बात है जो बच्चा 5 साल की उम्र में स्कूल जाता है और जो 8 साल की उम्र में जाता है, ये 3 साल ये तो नहीं हो सकता कि वो घर के अंदर ही रहे हर वक्त। तो उसके लिए एक वर्चुअल लर्निंग शुरू होगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑनलाइन क्लासेस अपनी स्कूल की वो उनसे इंगेज करना शुरू कर दें। अब ये टीचिंग जो है ये स्कूल लेवल की बात होगी। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें तो वर्चुअल लर्निंग सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ में ही इम्प्लीमेंट होगी, उसके बाद ये कैस्केड होती नीचे ऑल द वे प्राइमरी स्कूल तक आएगी। अगरचे प्राइमरी स्कूल तक इसका वो इफेक्ट नहीं होगा, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, इसलिए कि बच्चों के लिए वो खेल कूद एक रेगुलेटेड इन्वायरमेंट वो सब वर्चुअल माहौल में नहीं हो सकता। सो ऑफ कोर्स दैट डिफरेंस विल ऑलवेज बी देयर। लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर हम बात करें कि जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं उनका जो टीचिंग का रोल है वो स्लोली डिक्लाइन हो जाएगा। ये दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज़ की मैं आपको समरी में पेश कर रहा हूँ कि टीचर का काम टीच करना नहीं रह जाएगा, इसलिए कि टीचर एक वर्चुअल माहौल में लेक्चर उसने अपलोड कर दिया, सारे काम उसने अपने लर्नर्स को दे दिए, लर्नर्स ने वहाँ पे बैठ के पढ़ लिया, तो टीचर का काम जो है वो एक ट्रेडिशनल टीचिंग वाला नहीं रहेगा। सवाल फिर ये है कि टीचर करेगा क्या फिर, और जवाब ये है कि टीचर आहिस्ता आहिस्ता कोच में कन्वर्ट हो जाएगा, कि वो सबको उसने एक लेक्चर दे दिया, उन्होंने सुन लिया, क्वेश्चन एंड आंसर उसने अकोमोडेट कर लिए, सबके सवाल उसने ले लिए, उसके बाद उसने देखना शुरू कर दिया कि ये किस लर्नर पे चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है, किस पे कम हो रही है, और फिर वो थ्रू कोचिंग सबको एक लेवल पे लेके आएगा। सॉरी इब्राहिम, मैं मुसलसल बोले चला जा रहा हूँ, आपके बीच में कोई क्वेश्चन है तो बाय ऑल मीन्स आप मुझे रोक लीजिएगा। मुझे एक सवाल सर ये बोलते कि आपने कहा है कि जो अभी वर्चुअल की आपने बात की कि यूनिवर्सिटीज में टीचर्स का जो है वो एक डिक्लाइन आने वाला है, जो आ रहा है, तो सर बेसिकली ये एक मैटर ऑफ फैक्ट ये भी है ना कि हमारे पास टीचर्स के पास तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो इतनी फ्रेंडली नहीं है वो, और दूसरी बात जब इस तरह की चीज़ें आती है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये पैराडामिक में देख रहे हैं, जब कोरोना वायरस आया था तो यहाँ पे हम वर्चुअल क्लासेस की तरफ जो है मूव कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को और काफ़ी स्कूल्स को भी ये इश्यूज आए थे कि वो वर्चुअल क्लासेस किस तरीके से लेंगे, और कुछ टीचर्स जो है वो ऐसे थे जिनको टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी यूज़ करना नहीं आ रही। तो सर फिर किस तरीके से इसको एक अगर हम देखें कि एक एक्सपीरियंस बेस्ड टीचर वो काफ़ी पुराना होता है, उसके एक्सपीरियंस होते हैं और काफ़ी हम कहते हैं कि 22-25 साल का एक एक्सपीरियंस टीचर रहता है, लेकिन जब वो इस नए एरा में आता है तो शायद उसके फिर कोच ऐसा कोच होने के लिए तो आपको वो सारे पर्सपेक्टिव्स आने चाहिए, वो सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू आपको समझने आने चाहिए, वो आपको स्किल्स आने चाहिए जो बच्चों को आप सिखाएंगे। जी जी, देखिए इब्राहिम, पहली बात है कि टीचिंग का डिक्लाइन नहीं आने वाला, जो टीचिंग की नेचर है वो चेंज होने वाली है। टीचर का रोल तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, रोल उसका इस तरह से कि उसमें कोचिंग ज़्यादा आएगी, मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये था। दूसरे जो कोचिंग की स्किल है, देखिए कोचिंग आप वर्चुअल माहौल में करें या जहाँ पे भी करें, इट डज़न्ट रियली मैटर, उसकी अपने डायनामिक्स होते हैं, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो मैं इस हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो कोचेज़ हैं वो सीख सकते हैं कि कोच कैसे बना जाता है। जो कोचिंग की सर्विस है उसको ऑनलाइन माहौल में एग्जीक्यूट करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो बड़ी एक अच्छी चीज़ है, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो दुनिया जो है आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन पे जा रही है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारे टीचर्स जो हैं वो स्किल्ड नहीं हैं, तो देखिए मेरा ख्याल है कि हमें वक्त के साथ साथ अपना ओपिनियन अब चेंज करना चाहिए, इसलिए कि एक ज़माना था कि टीचर स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि हमारे लाइफ टाइम में वो चीज़ें जो हमें हैरान करती थीं अब वो हमें हैरान नहीं कर रही हैं। यानी एक ज़माना था कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो वो इतनी आहिस्ता हुआ करती थी कि चीज़ों को लोग इन्जॉय करते थे और इन्जॉय बड़ा अरसा करते थे। जैसे रेडियो था, जब आम आदमी का उसमें एक्सेस हुआ, या जब टेलीविज़न आया बहुत बाद आम आदमी का उसमें एक्सेस हुआ, तो लोग बड़ा टाइम उसको इन्जॉय करते थे कि दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। लेकिन अब जिस हम दौर में रह रहे हैं, अब अंदाज़ा करें कि हमारे लाइफ टाइम में फेसबुक एक ऐसी चीज़ थी कि उसने बड़ी उम्र के लोगों को हैरान कर दिया था कि
व्हाट द हेक इज़ दिस, कि आप कहाँ कितने दूर बैठ के किस तरह से लोगों से रब्ते कर सकते हैं और सोशलाइजिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमारे लाइफ टाइम में ही फेसबुक जो है अब उसे बूढ़े लोगों का प्लेटफॉर्म कहा जाता है, इसलिए कि बच्चे जितने हैं वो स्नैपचैट की तरफ चला गया है, कोई इंस्टाग्राम की तरफ चला गया है, दे डोंट केयर अबाउट फेसबुक एनीमोर। यानी कि विद इन फ्यू ईयर्स ये चेंज हो गया, इन टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज होती है। तो हमारे जो टीचर्स हैं, आई थिंक दे आर वेल वर्स्ड विद टेक्नोलॉजी। हर टीचर हमारा फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, यानी कि जो बेसिक्स हैं वो तो उन्हें आते हैं। बाकी है कि वो टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, आई डोंट थिंक कि इसका कोई, इस डर की कोई प्रैक्टिकल जगह है। इस डर की जगह बिल्कुल है जहन में, फेयर ऑफ चेंज। जब भी कोई नई चीज़ आती है लोगों को थोड़ा सा डर होता है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी साथ आ रही हैं कि इस टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, बड़े अरसे से पढ़ा रहा हूँ, एंड इट्स अमेजिंग कि कितने टूल्स मौजूद हैं और कितने आसान हैं। सो आई डोंट थिंक कि टीचर्स उस तरह से स्ट्रगल करेंगे। जो ना करना चाहे वो एक और बात है, लेकिन जो करना चाहें उनके लिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत हमें सब्सटेंटिव मुश्किल हो। जी इब्राहिम, आपका दूसरी बात एक ये बताइएगा कि जैसे हम आपने कहा कि कोचिंग वगैरह, जी प्लीज़। टीचर्स जो है वो इस तरीके से, और इनको जो है वो एक चेंज करना पड़ेगा, और ये आएगा इट्स तो सर इसके लिए फिर जो क्या होगा कि टीचर्स को इस तरीके से किस तरीके की ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए फिर उसके लिए? क्या टीचर्स अब क्या कम एक्सपीरियंस लोगों से ट्रेनिंग लेंगे, क्या ऐसा होगा? कोचिंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं? जी एब्सोल्युटली, उसके लिए आपको कोचिंग सीखनी होगी। पाकिस्तान में अब ये मौजूद है। हम खुद हमारी अपनी जो SEA हमारी जो कंपनी है, अगर ये लंदन बेस्ड है लेकिन पाकिस्तान में हम कोचिंग कराते हैं। अल्लाह का शुक्र हमारे 10 बैचेस भी हो गए हैं एक साल में। तो वो एक बेसिक कोचिंग तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा, बिल्कुल आपको सेट्स जो टूल्स हैं वो सीखने होंगे। लेकिन इन एडिशन टू दैट जो टीचर्स के लिए कोचिंग है उसके लिए एक पर्टिकुलरली एक और उसका एक डायमेंशन उसकी होती है, या एक और लेयर होता है, क्योंकि उसका ताल्लुक सिर्फ बच्चों के साथ होता है। तो वो आप एज एन एड ऑन सीख सकते हैं। लेकिन एब्सोल्युटली जो कोचिंग है यू हैव टू लर्न इट बिफोर यू एग्जीक्यूट इट। सर एक सवाल आया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि क्या कोच टीचर को टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होती है? is it need to coach teacher for time management in classroom along with the use of new technology? एब्सोल्युटली, जो टाइम मैनेजमेंट है उसकी तो सारी रिक्वायरमेंट ही चेंज हो जाएगी विद द न्यू। और ये जब हम बार बार नए की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि जो हमारे लोग जो नए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, नो, व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि जो हमारी डेमोग्राफिक्स हैं उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं या उनकी जो टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। जो बच्चे पहले बड़ी बेसिक सी एक इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आते थे, अब वो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आते। अब वो बड़ा टाइम गुजारते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बच्चों के चैनल्स हैं, दिस दैट एंड द अदर। तो उनका ऑलरेडी लेवल जो है वो आज से जो 10-15 साल पहले के बच्चे थे उसी एज के, उनसे काफ़ी ज़्यादा है। तो इस हवाले से जो टीचर्स हैं ज़ाहिर है उन्हें कैचअप करना तो पड़ेगा, उन्हें चेंज तो होना पड़ेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है टाइम मैनेजमेंट का, एब्सोल्युटली सवाल ये है कि हमारे पास वो जो एक 30 मिनट की 35 मिनट की क्लास है या 20 मिनट की, जितनी भी डिपेंडिंग उनकी आपकी क्लास का जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, उसको हम इस नए दौर में बेहतर तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड द आंसर सीम्स टू बी कि इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपनी कोचिंग को अपनी टीचिंग में एम्बेड कर लें कि जैसे जैसे आप पढ़ा रहे हैं साथ साथ आप कोचिंग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मीनिंग कि आप ये देख रहे हैं कि एक बच्चा किसी वजह से वो दबा हुआ है, वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा, तो आप टीचिंग के दौरान ही आप अपने सवालात का फोकस उस तरफ कर दें, उसको ज़्यादा अप्रीशिएट करना शुरू कर दें कि उसके में थोड़ा सा ज़्यादा हौसला आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही एक बच्चा है वो किसी और के साथ ज़्यादती कर रहा है, उसे बात नहीं करने दे रहा, या किसी को बिल्कुल उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है, तो एज अ टीचर आप टीचिंग के दौरान ही एक छोटा सा कॉम्पिटिशन क्रिएट करा दें ताकि सबको बराबर मौका मिले। कोई एक बच्चा
किसी और को डोमिनेट ना कर सके। दूसरा तरीका उसका ये है कि आप अपनी जो परेटो प्रिंसिपल है एक 80-20 कि उसको डिवाइड कर दें आप, कि आप 80% ऑफ द टाइम्स आप वो ज़रूर पढ़ाएं जो आप पढ़ाने आए हैं, लेकिन 20% टाइम आप बीच में से कोचिंग को दे दें। इंडिविजुअल भले वो 1-to-1 बेसिस पे करें या आप कलेक्टिव कोचिंग जो ग्रुप की है आप वो करें। आपकी 80% ऑफ एजुकेशन आपकी इन्हांस हो जाएगी बिकॉज ऑफ दीज 20%। याद रखिएगा कि लोग जब तक उनके पास रीज़न नहीं होगी वो कनेक्ट नहीं करेंगे। मैं आपको अपनी ज़ाती एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ और बड़े अरसे तक होता रहा कि जब आपके पास रीज़न नहीं होती कोई चीज़ या कि सीखने की या कॉन्टेक्स्ट नहीं होता तो आप कैसे स्ट्रगल करते हैं। मैं बचपन में हम स्कूल जाते थे, टीचर्स हमें पढ़ाते थे कि 2 और 2 4 होते हैं। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ थी, कोई मुश्किल नहीं था उसमें। ठीक है जी, 2 और 2 4 होते हैं, नो प्रॉब्लम। 4 और 4 8 होते हैं, 10 में से 5 निकाले पीछे 5 बचते हैं। अब ये चीज़ें इफ़ेक्टिव हम पे इसलिए थी कि जो कुछ हम पढ़ रहे थे उसका हमारे पास एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का माहौल अवेलेबल था कि गाड़ी का किराया दिया है, कितने पैसे हमने दिए हैं, हमें पता होता था कि कितने हमें बकाया चाहिए। दुकान से पेंसिल ख़रीदी है, कितने पैसे हमने देने हैं, कितना बकाया लेना है। यानी कि जो स्कूल में पढ़ रहे थे वो साथ साथ अप्लाई कर रहे थे। एंड दैट्स वाई आई वाज डूइंग वेल। हम जितने थे बड़े अच्छे पढ़ रहे थे, लेकिन वो जो टीचर ने जब स्विच किया, हमें एक दिन बताना शुरू कर दिया कि a+b के स्क्वायर को रिजॉल्व करें तो a² + b² + 2ab आता है। अब पता ही नहीं था भी ये क्या बला है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इतना एब्स्ट्रैक्ट है, वी कैन नॉट कनेक्ट विद इट। तो इंटरेस्ट लूज़ हो गया, मेरा इंटरेस्ट लूज़ हो गया, बाकी जो हम बच्चे थे उनका इंटरेस्ट लूज़ हो गया। और ये हर बच्चे के साथ जबर किया जा रहा है। कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा न्यूमेरिकल माइंड अपना दिमाग के होते हैं, वो तो इन चीज़ों को कैचअप कर लेते हैं, बाकी नहीं करते। तो जो कोच है वो इन चीज़ों को टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैनेज कर सकता है कि जहाँ पे वो ये पढ़ा रहा है कि a+b के स्क्वायर को रिजॉल्व करे तो ये उसका जवाब आता है। साथ वो थ्रू द कोचिंग एक छोटा सा उसने एक टाइम का हिस्सा रखा हुआ है जिसमें वो ऐसी एग्जांपल्स प्रैक्टिकल दे के बता रहा है कि इसकी अहमियत क्या है कि एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड हो। सो एब्सोल्युटली कोचिंग जो है वो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि वो एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकती है ताकि सबकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक सब्सटेंटिव बेसिस पे हो। तो सर आपने मैथ की बात की, मैं पहले एग्री करूंगा क्योंकि मैथ एक्चुअली में मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और अभी भी चलते आ रहा है। तो सारी बातें जब वो पढ़ते थे हम a² + b², तो यही सोचते थे कि अप्लाई कहाँ करेंगे कि हमारा कोई स्क्वायर तो बनने वाला नहीं है। मुझे सिर्फ यकीन करें, सिर्फ एक आदमी ने सारी ज़िंदगी बताया। मैं बड़ा टीचर से पूछा करता था, मुझे सिर्फ एक, वो भी मेरे टीचर नहीं किसी और साहब ने बताया कि देखें अगर हम इस तरह की चीज़ें ना पढ़ा करें मैथ्स में तो फिर दुनिया में इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाएगी। तो मैं कहता था कि भाई जिसने इंजीनियरिंग पढ़नी है उसको बताओ, मेरी क्या गलती है कि किसी और ने इंजीनियर बनना है, मैंने तो बनना ही नहीं है। इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ माई प्रॉब्लम। और ये भी एक बड़ी सीरियस चीज़ है, अगरचे हम इसे लाइट हार्टेड तरीके से बात कर रहे हैं। इस पे मैं अपनी एक थ्योरी भी डिवाइस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बड़े जल्द वो पब्लिश हो जाएगी कि जो बच्चे हैं हम जो ज़्यादती करते हैं और जो कोचिंग जिस चीज़ को फिक्स कर सकती है कलेक्टिव लेवल पे जाके, कि हम ज़्यादती ये कर देते हैं अपने बच्चों के साथ कि हम उन्हें उन चीज़ों की वजह से रोक देते हैं उनकी ग्रोथ को जिन चीज़ों में उन्होंने जाना ही नहीं है, और रोक देते हैं उन चीज़ों की तरफ जाने से जिनमें वो जाना चाहते हैं, आगे जा सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं न्यूमेरिकल जहन का आदमी नहीं हूँ तो इसका मतलब है कि आप मैथ्स मुझको बेसिक पढ़ा दें, बाकी छोड़ दें। देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि मैं अच्छा इंजीनियर तो ना बन पाऊँ इसलिए कि मैं मैथमेटिकली कमज़ोर हूँ, लेकिन देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि मैं अच्छा लॉयर बन सकूँ, मैं कोई अच्छी किसी इंटेलेक्चुअल फील्ड में जा सकूँ। अब चूँकि मैं उस फील्ड में मैं जो मेरे बेसिक्स हैं मैथ्स उसमें एक चीज़ शामिल हो गई है, तो जब तक मैं मैथ्स में पास नहीं होऊंगा तब तक मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया है मुझे कि जिस चीज़ में मैं जा सकता हूँ उसमें मैं इसलिए नहीं जा पा रहा कि जिस चीज़ में मैंने जाना ही नहीं है उसमें मैं ठीक नहीं हूँ। एंड दैट डजंट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। जी बिल्कुल सर, आपकी बात सही है, मैं एग्री करूंगा इस बात से। और दूसरे जो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग है, जो कोच का एक बड़ा अहम उसका एहतियार होता है, उसका बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है, वो ये है कि वो लर्निंग को हमेशा कॉन्टेक्चुअलाइज करता है। एक आम टीचर कभी भी
लर्निंग को कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं करता। वो एब्स्ट्रैक्ट तरीके में आपको बता देता है कि दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम योर ओन व्यू पॉइंट। जो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग है या जो इसके पीछे जो कंस्ट्रक्शन थ्योरी है वो जो टीचर स्ट्रोक कोच है वो यूज़ कर सकता है ताकि सब एक बेहतर तरीके से चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से एक कॉन्सेप्ट मैंने लोगों के सामने मैंने बयान कर दिया, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो गारंटी कि वो सबको समझ आएगा। लेकिन अगर मैं उसे कॉन्टेक्चुअलाइज करके लोगों के सामने पेश करूं तो हर आदमी उसे अपने माहौल में इस्तेमाल कर सकता है, बिकॉज आई एम मेकिंग इट रिलेटेबल टू देम। और ये जो निज़ाम है ये खुदा का निज़ाम है, ये कोई यानी इसकी जो जो गारंटी है इसकी कामयाबी की वो 100% है। आपने नोट किया होगा कि अल्लाह ताला लोगों को गाइड करते हैं, बताते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों में से बताते हैं जिस चीज़ से इंसान वाकिफ़ होता है। यानी अगर ख्वाब में आपको उसने कोई इशारा देना है तो आपको ख्वाब में इशारा उन्हीं चीज़ों में से मिलेगा जिनसे आप वाकिफ़ हैं। वो आपको मोबाइल फ़ोन की सूरत में आ सकता है, वो आपको गाड़ी की सूरत में आ सकता है, एंड सो फोर्थ, यानी कि हर वो चीज़ जो आपकी कॉम्प्रीहेंशन में है। लेकिन अगर कोई खुदा ने इशारा देना है किसी अफ्रीका या अमेज़ोन के किसी जंगल में ऐसे लोगों से जिन्होंने भी दुनिया के साथ इंटरेक्ट नहीं किया और वो अपने अपने कबाइल में रह रहे हैं कई हज़ार साल से, उनको अगर ख्वाब में से कोई इशारा अगर मिलना है तो वो मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप नहीं होगा, वो उनके जंगल का कोई फूल होगा, वो वहीं की कोई लोकल टहनी होगी, कोई ऐसी चीज़ जो उनकी कॉम्प्रीहेंशन में से है। इसलिए कि इंसान सीखता ही उस वक्त ज़्यादा है जब वो किसी चीज़ को अपने कॉन्टेक्स्ट में पाता है। तो जो कोचिंग है टीचिंग की, वो टीचर को इनकरेज करती है इस चीज़ पे कि आप अपने बच्चों को इंडिविजुअली जानें और जब कोई एग्ज़ाम्पल दे रहे हों तो ऐसी एग्ज़ाम्पल दें जिससे बच्चे रिलेट कर सकें। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं तो वो 20 मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आएंगे, तो फिर टीचर का काम ये है कि वो कोचिंग को यूज़ करते हुए एग्ज़ाम्पल्स को बार बार चेंज करे ताकि हर बच्चे के लिए उसमें कुछ ना कुछ हो। और ना सिर्फ ये कि वो अपने बच्चों के लिए वो इस तरह से ये सहूलत पैदा करे कि उसके लिए वो बच्चों को जो है वो उनके एग्जांपल्स जो उनसे रेलेवेंट है वो दे, बल्कि वो ये भी ख्याल रखे कि कौन से बच्चे मेरे विजुअल्स बैठे हुए हैं, कौन से ऑडिटरी बैठे हुए हैं, कौन से किनेस्थेटिक बैठे हुए हैं, ताकि जब वो उनसे बात करें तो फिर उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा उसमें सहूलत पैदा हो जाए कि वो एग्जांपल्स ऐसी दें कि जो विजुअल्स हैं वो, यानी कि उनके लिए विजुअल्स एग्जांपल्स हों, जो ऑडिटरी हैं उनके लिए ऑडिटरी हों, जो किनेस्थेटिक हैं उनके लिए वो हों, ताकि एक कॉन्टेक्स्ट बना रहे और बच्चों की एजुकेशन में बेहतरी जारी रहे। जी सर। सर मुझे एक सवाल यहाँ पे जो पूछ रहे हैं लोग कि आपकी इन बातों से कि आपने जो मैथ का एक कॉन्सेप्ट दिया, तो क्या मैथ सेकेंडरी लेवल से हमें ख़त्म कर देनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में हमें प्रोफाइलिंग की तरफ जाना चाहिए बच्चों की बड़ी अर्ली एज में, कि बच्चों के जो रिज़ल्ट्स हैं वो रिज़ल्ट्स नहीं होने चाहिए, उसे एविडेंस के तौर पे यूज़ करना चाहिए। आप देखें कि क्या वजह है कि एक बच्चा मुसलसल 3 साल से इस्लामियात में ज़्यादा नंबर ले रहा है, मैथ्स में कम ले रहा है, या मैथ्स में ज़्यादा ले रहा है, साइंस की किसी फील्ड में कम ले रहा है। ये रिज़ल्ट्स जो हैं वो बच्चे का आपके साथ तारुफ कराते हैं। डोंट टेक दैट एज कि ये बच्चा नालायक है या लायक है। फिर एक सर्टन स्टेज पे जाके उसकी हिस्टोरिकल प्रोफाइलिंग को सामने रखते हुए सजेस्ट करें कि हम ये समझते हैं कि आपके लिए ये फील्ड ज़्यादा बेहतर है, तो फिर प्रोग्रेसिवली उस फील्ड की एजुकेशन को अपना इंक्रीज़ करें। और वो चीज़ें जो बच्चे ने आपको पहले ही फ़िल्टर के तौर पे बता दिया है कि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, उसको आहिस्ता आहिस्ता से निकाल दें। ये बड़े अफसोस की बात है इब्राहिम कि मैं पब्लिक सर्चेज़ में जाता हूँ, भले वो ऑनलाइन हों या ऑफलाइन हों, तो कंसिस्टेंटली लोग अभी पूछते हैं कि अपने टैलेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें। एंड इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वेश्चन कि आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, आप क्यों पूछ रहे हैं कि अपने टैलेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें? यू शुडंट बी आस्किंग, आई मीन इन दिस एज यू शुड बी यूजिंग योर टैलेंट, नॉट आस्किंग अबाउट इट। उसकी सिंपल वजह यह है कि स्कूल ने बच्चों की टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का काम कभी उसको सीरियस लिया ही नहीं है। तो थ्रू कोचिंग हम ये काम कर सकते हैं। अब ये तो मैं नहीं कहता कि सेकेंडरी में आप मैथ ख़त्म कर दें, मैं ये कहता हूँ कि आप हिस्टोरिकली बच्चे के रिज़ल्ट्स को एनालाइज करें, ट्रैकेबिलिटी सिस्टम उसमें हो। और हम मैंने और मेरी कोलीग हैं साइमा सब्तैन, हम बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक यही लंदन बेस्ड एक हम एजुकेशन सर्विस लॉन्च कर रहे हैं एजुस्टैंड के प्लेटफॉर्म से।
जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें हम स्कूलों को देंगे कि बच्चों को कैसे प्रोफाइल किया जाता है, कैसे उनको रिजल्ट्स को ट्रैक किया जाता है, हिस्टोरिकल डेटा कैसे इकट्ठा किया जाता है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इस बच्चे ने इस फील्ड में अगर जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, इस फील्ड में आप इस पे ज़ोर ना लगाएं, वो आपके रिसोर्सेज का ज़्या है और ये दूसरे बच्चों के साथ भी ज़्यादती है। तो देखें ना, अगर आपकी क्लास के 2-3% बच्चे ऐसे हैं जो हमने मैथ्स की एग्जांपल दी, मैथ्स की हम एग्जांपल कैरी ऑन करते हैं, अगर वो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं तो अब टीचर ने सारी मेहनत उन पे कर दी है, इसलिए कि उसने अपने रिजल्ट्स को देखना है कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, प्रिंसिपल साहब या साहिबा क्या कहेंगी। तो जो बाकी आपके 97% बच्चे बैठे हुए उनकी क्या गलती है? जब हम हमें सेपरेट कर देंगे कि इन्होंने उस फील्ड में जाना ही नहीं है तो सबके लिए आसान हो जाएगा, टीचर्स रिलैक्स हो जाएंगे, पेरेंट्स रिलैक्स हो जाएंगे, स्कूल रिलैक्स हो जाएगा, और सबसे बढ़कर ये कि उस बच्चे को उसकी जो नेचुरली जिस टैलेंट को वो लेके पैदा हुआ है वो उसमें बड़ी जल्दी पहुंच जाएगा। सर ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमें टीचर्स को जो है वो समझना चाहिए बच्चों के टैलेंट को, उनको पहले ही से जो है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो सर इसके लिए क्या टूल्स हम यूज कर सकते हैं? क्योंकि आप ये बात अगर हम कह रहे हैं कि ऑडिटरी जो होता है विजुअली होता है और काइनेस्थेटिक होता है, तो ये समझने के लिए भी टीचर्स को काफी हद तक टाइम लग जाता है कि बच्चा जो है वो किस लेवल पर कर रहा है। अब वो जब तक वो करता है तब तक आधा सेशन तो हो चुका होता है। अब आधे सेशन में अगर वो टैलेंट पे काम करेगा तो फिर वो अपना फीडबैक अपने कोर्स को किस तरीके से फॉलो करेगा? श्योर। देखिए वो ये मामला जो है इब्राहिम, ये एक सेशन का नहीं है, ये एक ऑन कमिंग एक्सरसाइज है। इसमें बच्चे की जो प्रोफाइल मैनेजमेंट है वो पूरे का पूरा एक आर्ट है, पूरी की पूरी एक साइंस है। उसमें डेटा इकट्ठा किया जाता है ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स। वो इस तरह से कि एक टीचर है, उन्होंने अपनी क्लास में मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज कराई, कुछ विजुअल्स थी, कुछ ऑडिटरी थी, कुछ कैनेस्थेटिक थी, और बच्चों को उन्होंने गौर से खामोशी के साथ वो स्टडी करते रहे कि किस बच्चे ने रिस्पॉन्स किस चीज़ में ज़्यादा दिया है, और उस चीज़ को उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट कर लिया। फिर जो अगले टीचर हैं उन्होंने अपने सब्जेक्ट में भी यही काम किया, अगले टीचर ने भी यही काम किया। वो सारे की सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक जगह जमा होती है, फिर उसकी फिर एक एवरेज निकलती है सारा डेटा इकट्ठा करके कि कौन सा टीचर है वो ये कह रहा है कि कैसर अहमद राजा साहब जो हैं वो अच्छे विजुअल लर्नर हैं और इब्राहिम साहब जो हैं वो अच्छे किनेस्थेटिक हैं। जब हमारे पास 5-7 टीचर्स से वो डेटा इकट्ठा हो रहा है और वो वीकली बेसिस पे हो रहा है, और आजकल तो इतना आसान हो गया ये कि किसी ज़माने में चीज़ पेपर पे हुआ करती थी, नाउ दैट इज़ नॉट द केस एनी मोर। अब तो सब का सब डिजिटल है, बड़े ही आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं, अगरचे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इसलिए कि उसकी कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है। लेकिन जो एक्सेल है, अपना आप गूगल शीट्स को यूज़ करें या माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करें, उस पर सिर्फ आपने डेली बेसिस पे डेटा सिर्फ एम्बेड करना है हर टीचर ने क्लास के बाद, और लिटरली 5 मिनट लगते हैं। और ये जो सिस्टम है ये भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है कि हर टीचर ने जो स्कोर अपनी अपनी स्प्रेडशीट पे ऐड किया है, ये जो उन्होंने फीडबैक दिया है, वो एक सेंट्रल स्प्रेडशीट में जाके जमा हो रहा है। आपने सिर्फ वहाँ पे जाके पिछले 3 महीने की आपने एवरेज देखनी है कि टीचर ने किस बच्चे को क्या फीडबैक दिया है, फ्रॉम देयर यू विल नो। सो ये कोई एक आधे सेशन की बात नहीं होती, ये ऑन गोइंग बात है। और जो हम जब बच्चों की सेपरेशन की बात करते हैं उनकी फील्ड्स की, तो वो तो कम से कम तकरीबन 3 से 5 साल का उसमें टाइम लग जाता है टिपिकली स्पीकिंग। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस दिन बच्चा स्कूल में दाखिल हो उसकी ट्रैकेबिलिटी स्टार्ट हो जानी चाहिए। बाय द टाइम वो स्कूल में उन्होंने 4-5 साल गुजार दिए हों, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इस बच्चे की जो नेचुरल टेंडेंसीज़ हैं वो क्या हैं। सर इसके बाद जो मुझे एक सवाल ये आपसे पूछूंगा कि हम टीचर्स तो ये करना चाहते हैं और किस हद तक ये काम कर भी रहे होते हैं कि बच्चे के टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, लेकिन अब एक प्रेशर होता है पेरेंट्स का बच्चे पर कि बच्चे को तो यही बनना है। या फॉर एग्जाम्पल 9-10 का जो एक हमारा सिलेबस के अंदर आता है, चॉइसेस आती है हमारे पास कि कंप्यूटर लेना है या बायो लेना है या कॉमर्स में जाना है, तो वहीं पे जो पेरेंट्स का पहला प्रेशर आता है कि नहीं यही करना है, तुम्हें यही बनना है। तो सर फिर अब वो टीचर भी अगर हेल्प करना चाहता है तो पेरेंट्स कहें कि आपको नहीं पता मेरा बच्चा है कितना ज्यादा कर सकता है, मैं जानती हूँ बच्चे को ज्यादा, तो फिर सर वो उस तरीके से उनको किस तरह के केटर किया जाए? देखिए इब्राहिम, ये एक सिस्टमैटिक एफर्ट है, ये मजमूई तौर पे की जाने वाली चीज़ है। ये कभी भी इस तरह से नहीं हो सकती कि हम बच्चों को अचानक उनके वालिदैन को बिठा दें और कहें कि हम ये समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें पेरेंट्स इवनिंग्स होती हैं, उसमें बच्चों के जो हम हिस्टोरिकल डेटा बिल्ड कर रहे होते हैं उनका डेटा वो पीरियोडिकली पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं।
प्रिडिक्शंस देते हैं साथ कि हम ये समझते हैं कि आपका बच्चा जो है ये बाय द एंड ऑफ दिस एकेडमिक ईयर इसने ये चीज़ अचीव की होगी बेस्ड ऑन आर हिस्टोरिकल डेटाबेस। और वो तकरीबन 100% एक्यूरेट तो नहीं होता, लेकिन जनरली स्पीकिंग वो ठीक डायरेक्शन में जा रहा होता है। यानी कि पेरेंट्स को आप ऑन बोर्ड लेते हैं और एज अ कोच ये चीज़ आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, इसलिए कि आप एक रवायती टीचर नहीं हैं। इसके साथ साथ जो है वो जो पेरेंट्स हैं उनकी कोचिंग भी स्टार्ट हो जाती है कि आपका बच्चा ये टैलेंट लेके पैदा हुआ है एंड वी बिलीव कि ये इस फील्ड में ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को उस स्टेज पे फिर एतराज़ करना उनका बनता भी नहीं है, इसलिए कि उनके पास कोई बॉम्ब शेल नहीं होता। वो अपने बच्चे को स्कूल के थ्रू, अपनी स्कूल की जो आंखों हैं उसके ज़रिए वो बड़े अरसे से देख रहे होते हैं कि हमारे बच्चे में ये स्किल लेवल है और ये। और आपकी बात एक जो है वो बिल्कुल ठीक है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इन मैनी वेज दे आर स्टिल एम्फसाइजिंग एंड इंसिस्टिंग कि जो उन्हें पता है वही बच्चे को पढ़ाया जाए। देखिए अब ज़माना वो नहीं है। एक ज़माना था कि दुनिया बड़े आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती थी, यानी कि आप 15वीं और 16वीं सदी को देखें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र नहीं आता। 16वीं और 17वीं को देखें, यस देयर इज़ सम। 17वीं और 18वीं को देखें तो ठीक है, उस ज़माने में जो विक्टोरियन रेवोल्यूशन थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो हो रही थी, काफ़ी फ़र्क नज़र आया। लेकिन उसके बाद फिर आगे आप देखें कि 2000 माफ़ी चाहूँगा 1950 1960 तक कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया। 60 से 70 में कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन अगर आप 2000 को से 2010 में देखें तो बड़ा फ़र्क है, 2010 से 2020 को देखें तो बहुत बड़ा फ़र्क है। एक्सपोनेंशियली चीज़ें चेंज हो रही हैं। ऐसे ऐसे नए डिसिप्लिन एजुकेशन में आ गए हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। सो पहले अगर आपको ये डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पायलट, ये इन चीज़ों का पता था, दैट्स फेयर इनफ। लेकिन अब चीज़ें एक क्वालिफिकेशन से, सिर्फ एक क्वालिफिकेशन से आपको 3-4 चीज़ों की एक्सपर्टीज़ मिलती हैं जो पहले मुमकिन नहीं था, अब हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में MSc किया, तो बाय क्वालिफिकेशन मैं इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट भी हूँ, मैं मास्टर ऑफ साइंसेस भी हूँ, मैं जो अपना जो टिपिकल जो हमारा होता है कि इस बंदे ने मास्टर्स किया हुआ है मैं वो भी हूँ, मैं इंफॉर्मेशन डेवलपर भी हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट भी हूँ। ये एक क्वालिफिकेशन के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब दुनिया बहुत बदल गई है। अब ये नहीं हो सकता कि आप वो 4-5 लिमिटेड ऑप्शंस दें और कहें कि हमारे बच्चे ने इसी में से कुछ करना है। वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। ये तो हज़रत अली कहते हैं कि अपने बच्चे को उस तरह से ना पालो जिस तरह से आपका ये मफहूम है उनकी बात का, इसलिए कि आप में और उनमें पूरे एक जनरेशन का गैप है। तो अगर ये 1400 साल पहले चीज़ जो है ये वैलिड थी, तो आज अंदाज़ा करें कितनी वैलिड होगी कि बच्चों को अपनी समझ के में महदूद ना करें, उनको देखें कि वो दुनिया में क्या कर सकते हैं और उस हवाले से उन्हें फिर आगे आप लेके चलें। सर एक सवाल जो है और मैं आपसे पूछूंगा कि पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू नेग्लेक्ट मार्कशीट, so how it's able to guide them about these techniques? थ्रू कोचिंग। जब आप पेरेंट्स इवनिंग करते हैं, जब आप उनको 1-to-1 बुलाते हैं तो उन्हें बताएं कि आपका बेटा जो है वो आपकी सक्सेस का ये प्रोडक्ट नहीं है। इफ़ दिस इज़ हाउ यू टेक द चाइल्ड, दैट इज़ फाइन। आपका वो आपकी औलाद है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने सिर्फ और देखें, इस चीज़ को समझने की भी ज़रूरत है कि पेरेंट्स ऐसा करते क्यों हैं। कोई जो पेरेंट होता है वो अपने बच्चे का दुश्मन नहीं होता, लेकिन मसला ये है कि उसका कहीं ना कहीं मुकाबला लगा हुआ होता है। फ़लाँ के बच्चे और फ़लाँ के बच्चे और फ़लाँ के बच्चे, बताएं कि दिस इज़ नॉट टू सेटिस्फाई योर ईगो। ये इसकी ज़िंदगी का मसला है, ये इसके फ्यूचर का मसला है। और ह्यूमंस बिकम द आउटकम ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट्स। आप इस पे ये तजर्बा करें, कल इसने भी यही बनना है। एंड मोर लाइकली आप इस पे इसलिए कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स ने भी शायद आपके साथ ऐसा ही किया था। सो बच्चे को ये समझने की कोशिश करें कि इसने क्या बनना है, उस पर ये फोर्स न करें। बच्चों के नंबर, यकीन करें कि बच्चों का नंबर कभी डिफाइन नहीं करता किसी चीज़ को। मैं ज़िंदा मिसाल उसकी बैठा हूँ। हमारे ज़माने में मैट्रिक में वो, आजकल तो ये O levels, A levels एंड ऑल दीज थिंग्स हैव चेंज। मेरे ज़माने में जो मैट्रिक की बड़ी वो बल्ले बल्ले होती थी कि जिसने फर्स्ट डिवीजन ले लिया है, मेरे 850 में से पूरे 425 नंबर थे, एंड दैट्स इट। और उसमें भी अल्लाह का शुक्र है इंग्लिश और उर्दू में ज़्यादा थे, जिसकी वजह से इज़्ज़त रहेगी। बाकी किसी चीज़ में कुछ भी नहीं था। आई लॉस्ट द इंटरेस्ट। लेकिन मैं, अल्लाह ताला ने मुझे आज दुनिया के 82 कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स दिए हैं। मैं इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए अपने मियाँ मिठू बनने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन अल्लाह ताला ने जितना मुझे नवाजा है, नथिंग ऑफ दैट हैज़ एनीथिंग टू डू विद कि मैंने मैट्रिक में कितने नंबर लिए हुए थे। वो उस हद तक ठीक है, आपके बच्चे की जो एकेडमिक प्रोग्रेशन है उस हद तक बात ठीक है, लेकिन बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो ईयर टू ईयर बेसिस पे नहीं होती कि इस साल इतने नंबर और अगले साल इतने नंबर। यू ऑलवेज स्टार्ट विद द एंड इन माइंड कि इस बच्चे ने कहाँ पे जाना है।
जब आप उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती पेरेंट्स के लिए कि इसने यहाँ पे इतने नंबर लिए और वहाँ पे इतने नंबर लिए। एंड आई थिंक ये पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स का काम है कि वो उनको कन्विंस करें, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं कि देखें हम ये समझते हैं कि आपका बच्चा इस फील्ड में ज़्यादा जा सकता है। और रही बात नंबरों की, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बड़ा लंबा अरसा ये गेम चलने वाली है, ऑन द बेसिस कि दुनिया में जो नंबर्स हैं, जो आगे मैं बात कर रहा था कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो अब बच्चे को डिफ़ाइन नहीं किया करेंगे इन अ वे कि कितना लायक है या ना लायक है, लेकिन वो बच्चे को डिफ़ाइन किया करेंगे इन अ वे कि इसके नेचुरल टेंडेंसीज़ क्या हैं, ये किस तरफ जा सकता है, किस तरफ नहीं जा सकता। सो आई थिंक वंस वी ब्रिंग पेरेंट्स ऑन दिस पेज देन इट शुड बी रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर एक सवाल मेरा ये है कि बच्चे जो है वो एक फील्ड तो सेलेक्ट करता है, अब क्या ये जरूरी है कि वो उसी फील्ड में सारी चीजें करें या डिफरेंट फील्ड्स को वो एक्सपीरियंस करें? देखिए इब्राहिम, हर फील्ड की सब फील्ड हुआ करती है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ये बच्चा मेडिकल फील्ड में जा सकता है, तो मेडिकल में भी आगे हज़ारों सब फील्ड्स हैं। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? ये हम क्या कह रहे हैं कि ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें जा सकता है, या ये डॉक्टर बन सकता है, या ये सर्जन बन सकता है। अगर सर्जन है तो किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, ये बायोकेमिस्ट्री, यू नेम इट, कि उसमें हर तरह की सब फील्ड्स मौजूद हैं। अगर हम कहते हैं आईटी तो उसमें भी सब फील्ड्स मौजूद हैं। तो हम बेसिकली प्रोफाइलिंग से मतलब ये होता है कि हम बच्चे को जो उसकी नेचुरल टेंडेंसीज़ हैं उसकी तरफ हम लेके जाएं। देखें ये ज़रूरी इसलिए है कि मेरा दिस इज़ माई ओन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कि ज़िंदगी जो है वो दरिया में तैरने की तरह होती है। हमारे पास ऑप्शन सिर्फ दो हैं कि हम दरिया के बहाव के साथ साथ हम तैरें या उसके मुखालिफ सिमत में तैरें। अगर अपने जो भी कुदरत ने हमें पैकेज दिया हुआ है, जो टैलेंट दिया हुआ है, उसके मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारें तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम दरिया के बहाव के साथ साथ तैर रहे हैं कि पूरी जो दरिया है वो हमारी मदद कर रहा है। लेकिन अगर हम उसके ख़िलाफ़ चले जाएं तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं, थक भी जाएंगे, ज़ोर भी लगाएंगे और कहीं पहुंचेंगे भी नहीं। तो इसलिए जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है वो स्कूल की ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चे को दरिया के बहाव की तरफ वो तैरना सीखे, उसके मुखालिफ सिमत पे नहीं कि हर चीज़ उसको सपोर्ट कर रही हो। एवरीथिंग हैज़ टू बी इन सपोर्ट। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम बच्चे को उसकी जो टैलेंट है उसकी तरफ लेके जाएँ। बाकी ऑफ कोर्स वो किस फील्ड में जाके आगे उसने कहाँ स्पेशलिज्म करना है, वो तो सारी ज़िंदगी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। दैट्स नॉट रियली अ बिग डील। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सिर्फ अगर हम प्रोफेशनल दुनिया की बात करें तो दुनिया में जो एवरेज है कि लोग अपने प्रोफेशंस को ज़िंदगी में सिर्फ 3 दफ़ा चेंज करते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि सब फील्ड्स की कितनी अहमियत होती है। मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, कैरियर की बात कर रहा हूँ। यानी कि आप एक कंपनी में अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेक्रेटरी थे और आप दूसरी कंपनी में चले गए, वहाँ पे भी आपने वही काम किया, तो ये कैरियर चेंज नहीं है, ये जॉब चेंज है। कैरियर चेंज से मुराद ये है कि पहले आप टीचर थे फिर आप इंजीनियर बन गए, ये है कैरियर चेंज, कि फील्ड चेंज कर दी। तो ये इतनी ज़्यादा जो दुनिया की आबादी है हर रोज़ काम पे जाती है, लेकिन पूरी ज़िंदगी में ऑन एवरेज सिर्फ इसलिए 3 दफ़ा कैरियर चेंज करती है कि उसको अपनी फील्ड में से बहुत सी सब फील्ड्स मिलती रहती हैं, लेकिन हमें पता तो हो कि उसकी मेन फील्ड क्या है। तो मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये स्कूल की ज़िम्मेदारी बनती है। आपने कहा कि टीचर्स को चाहिए वो पेरेंट्स को कोच करें, तो सर इसके लिए क्या किस तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि पेरेंट्स को समझाना एक काफी हद तक वो मुश्किल टास्क होता है एक टीचर्स के लिए, क्योंकि अगर एक टीचर जब पीटीएम आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई थी, अगर आप सवाल रिपीट कर सके प्लीज़। तो सर मैं कहता हूँ जब टीचर जब एक पीटीएम करता है और पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करता है, तो उस वक्त भी जो है वो बच्चे के बारे में नेगेटिव बातें ज्यादा हो रही होती है ना कि पॉजिटिव। तो अब मुझे वो पेरेंट्स के तरफ जो है वो एक बाउंड कर देता है, ठीक है, तो उसको पुश करना बहुत जरूरी है। दैट्स वेरी ट्रू। देखें इसमें दो चीज़ें हैं, उनकी बड़ी अहमियत है। पहली तो ये कि जो पेरेंट्स होते हैं वो चूँकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं, यही वजह है कि उनमें फिर मायूसी का अंसर भी बड़ा जल्दी आ जाता है। अगर एक्सपेक्टेशंस को हम रियलिस्टिक रखें तो फिर ये मसला इतना बड़ा होना नहीं चाहिए, एटलीस्ट इन थ्योरी इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। टीचर्स कैसे अपना कोच कर सकते हैं पेरेंट्स को? तो देखें अब ये मैं 2-3 मिनट में तो मैं ये कह नहीं सकता, इसलिए कि इसके लिए तो आपकी ठीक ठाक ये कि कोचिंग जो प्रोसेस है वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन बुनियादी तौर पे उसकी जो जिस्ट है वो ये है कि आपने पेरेंट्स को
डिसीजन मेकर बनाना है, इनेबल करना है कि उन्हें खुद नज़र आना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पे आप पेरेंट्स से कहते हैं कि आपको क्या अच्छा लगेगा, कि आपका बच्चा एक मस्नूई ज़िंदगी गुजारे जैसे आप समझते हैं कि इसको इस फील्ड में जाना चाहिए, या आपके बच्चे के लिए आपके ख्याल में ये बेहतर है कि जो कुदरत ने उसे पैकेज दे के भेजा हुआ है वो उस पैकेज को यूज़ करे अपनी चोज़न फील्ड में। तो इससे एक गुफ्तगू का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अब नेचुरल सी बात है, कोई पेरेंट नहीं कहेगा कि मेरा बच्चा मुश्किल ज़िंदगी गुजारे। आपसे पूछिए, सिंपल सवाल है, आप क्या समझते हैं आपका बच्चा मुश्किल ज़िंदगी गुजारे या आसान ज़िंदगी गुजारे? आसान ज़िंदगी गुजारे। डू यू थिंक अगर वो आसान ज़िंदगी गुजारे तो उसके लिए फिर बेहतर हल ये है कि जो उसके लिए पास जो उसका टैलेंट है, जो उसकी वैल्यूज़ हैं, वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, या हम उस पर इम्पोज कर दे वो ज़्यादा बेहतर है? ये है कोचिंग, जिसे मैं कह रहा था कि इनसाइड आउट चेंज। तो अब मैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं एक 2 मिनट में तो मैं इसको मैं एड्रेस नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं चूँकि मैं कोचिंग ट्रेनर भी हूँ, पाकिस्तान में हम कोचिंग पढ़ाते भी हैं, तो आई कैन कंफर्म दिस विद यू कि इट टेक्स टाइम, इट्स एन आर्ट। हम प्रैक्टिस भी कराते हैं, बैठ के सारी थ्योरीज पढ़ाते हैं, बताते हैं कि मोडालिटीज़ क्या हैं, हाउ डू यू एक्चुअली कोच पीपल। तो जो पेरेंटल कोचिंग है, इट्स एन आर्ट जस्ट लाइक एनी अदर कोचिंग, बट इफ़ once you understand how to do it, it becomes really easy. Simple मैं यही मैं कह सकता हूँ, and I'm just thinking कि मैं कौन सी चीज़ यहाँ पे कहूँ, कौन सी मैं छोड़ूँ, इसलिए कि मुझे आपके टाइम का भी अंदाज़ा है। Simply it's all about getting the change within the parents कि वो अपने बच्चे के मुस्तकबिल के हवाले से सोचना शुरू कर दें, अपने आइडियाज़ को सस्पेंड कर दें। सर एक सवाल ये आया हुआ है, कैन वी से दैट कोचिंग फॉर पेरेंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन कोचिंग फॉर टीचर्स? एब्सोल्युटली। डू कंग्रेचुलेट जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है, प्रोबेबली द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इसलिए कि बच्चों की कोचिंग आप जितनी मर्ज़ी करें, चूँकि वो अपने कैरियर, अपनी लाइफ के हवाले से डिसीजन मेकर्स नहीं होते, तो इसलिए जो पेरेंट्स की कोचिंग है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए कि वो डिसीजन मेकर्स होते हैं। दे हैव टू। अब बच्चे को जितनी मर्जी आप कोच कर दें, एट द एंड ऑफ द डे जब उसे घर से इजाज़त नहीं मिलेगी कोई चीज़ करने की, विल इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो जो पेरेंटल कोचिंग है वो बच्चे की प्रोग्रेशन के पाथ को वो इट पेव्स द पाथ फॉर इट, पेव्स द वे फॉर इट। तो जो पेरेंट्स की कोचिंग है वो एब्सोल्युटली, और ये स्कूल की ज़िम्मेदारी है कि एक सिस्टम होना चाहिए, महीने में 6 हफ्ते में पेरेंट्स का स्कूल के साथ रब्ता होना चाहिए, क्योंकि जब तक पेरेंट्स और स्कूल एक पेज पे ना हो तब तक बच्चा आगे नहीं जा सकता। और जो डिस्पैरिटी है इब्राहिम, ये पहले ही बड़ी अफसोसनाक है, बहुत ही ज़्यादा डिस्पैरिटी है। हम जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, मेरा दिल दुखता है, ये बात मैंने किसी शायद टीवी शो में भी कही थी कि मुझे समझ नहीं आती व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वी डू ऑन आवर चिल्ड्रन, कि हम बच्चे को उसके इन्वेस्ट करते हैं, स्कूल की फ़ी यानी कि हम देते हैं, उसको किताबें लेके देते हैं, भले खुद मुश्किल में पड़ जाएं, कर्जा लेना पड़ जाए, लग्जरी को छोड़, लेकिन बच्चे के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, उसकी बेहतरी के लिए। फिर हम एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस तरह से करते हैं कि जिस बच्चे को हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं, उसे कई घंटे स्कूल के हवाले कर देते हैं, पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन ये सारी कुर्बानियाँ देते हैं इसलिए कि बच्चे को एक बड़ा अच्छा बेहतर मुस्तकबिल मिल जाए। लेकिन जो वो स्कूल से सीख के आता है उसको नलीफाई करने वाले सबसे पहले जो होते हैं वो खुद पेरेंट्स होते हैं, खुद पेरेंट्स होते हैं। यानी कि बच्चा अभी सीख के आया है कि गीबत करना बुरी बात है, फ़लाँ करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, और घर में आते हैं तो उसका मुकाबला शुरू हो जाता है कि देखो फ़लाँ जो है उसके बच्चे जो हैं वो कितने नालायक हैं और तुम कितने अच्छे हो, या फ़लाँ के बच्चे कितने अच्छे हैं तुम कितने बुरे हो। वो भी सीख के आया है कि हमेशा ईमानदारी से बात करनी है। घर आता है, वालिद साहब को किसी की कॉल आती है, अब्बा जान बात नहीं करना चाहते, बेटे को फ़ोन दे के कहते हैं कि आप कहें उससे अब्बा जान घर पे नहीं है। आई मीन ये जुल्म हम ऑलरेडी कर रहे हैं। जो डिस्पैरिटी है इतनी ज़्यादा हैविली फाइनेंशियल और इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो ये डिस्पैरिटी तो पहले ही बच्चे का मुस्तकबिल तबाह कर रही होती है। तो उसको ख़त्म करने का यही तरीका है कि एक मुसलसल रब्ता स्कूल के साथ रहे। इन माई ओपिनियन 4 to 6 वीक्स इज़ अ गुड टाइम स्पैन, कि उसमें वो आएँ दोबारा से स्कूल के साथ कनेक्ट करें, और जब वो कनेक्ट करें तो उस वक्त स्कूल जो है वो पेरेंट्स की कोचिंग ज़रूर किया करे। तो सर मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये अच्छा हो रहा है और होता रहा है। सर इस पे एक बात ये थी मेरी कि अब एक टीचर है वही पेरेंट भी है। टीचर का रोल जब टीचर कर रहा होता है तो बच्चे के हर तरीके से वो टीचर को देख रहा होता है, लेकिन जब वो पेरेंट के रोल पे आता है तो फिर वो उस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरह वो दूसरे बच्चों को कर रहा होता है। अब वो वही इम्पोजिंग पेरेंट वाली शुरू हो जाती है। आप टीचर आप सब समझ रहे हैं तो फिर अपने बच्चे को वैसे ही ट्रेन कीजिए। नहीं, वहां पे वो डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है। हाँ वो पेरेंट बन जाते हैं
या फिर दूसरे टीचर को उनको समझाना पड़ता है कि आप कैसे करते हैं। वेरी ट्रू, तो सर बिल्कुल ऐसा सही क्यों बात है? है, बिल्कुल सही बात है। उसकी उसकी वजह यही है, जो हमारे माशरे में एक मुसलसल मुकाबला जारी है कि पेरेंट्स जो हैं, या जो टीचर जब वो पेरेंट्स होते हैं, तो वो भी उसी सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे होते हैं जिसमें कोई आदमी किसी को कहते हैं ना कि जस्ट डोंट लेट गो। उनके भी वही मुकाबले चल रहे हैं बाकी लोगों के साथ कि मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए। उनके भी वही सिस्टम जो एक लगा बंधा चला आ रहा है। देखें, इसमें बारिश के पहले कतरे की ज़रूरत है। ये बिल्कुल वही माइंडसेट है जो एक ये देखें, बेसिकली इसका ताल्लुक कन्फॉर्मिटी से है। जो कन्फॉर्मिटी होती है, और ये वो कन्फॉर्मिटी जो कन्फॉर्मिटी की बदतरीन किस्म होती है कि इसमें इंसान को पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन वो फिर भी कर रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे। और ये आपको मिलेगी माशरे के किसी भी आप आस्पेक्ट को उठा के देख लें। हम मुसलमान हैं, आप किसी मुसलमान से पूछें कि क्या फ़िरक़ेबाज़ी अच्छी चीज़ है, वो आपसे एकदम बगैर रुके आपको कहेगा नहीं जी बहुत बुरी चीज़ है। आप उससे पूछें आपका कौन सा फ़िरका, साथी बता देगा मेरा कौन सा फ़िरका है। आप किसी आदमी से पूछ लें कि जहेज़ अच्छी बात है या बुरी बात है, बग़ैर सांस लिए वो आपको बताएगा बहुत बड़ी बुरी चीज़ है जी, ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन अपनी शादी पे वो बिल्कुल लेगा। यानी ये हैं वो सोशल हमारे स्टैंडर्ड्स जिनके साथ हम अनविलिंगली कन्फॉर्म करते हैं। तो जो मिसाल आपने दी है, पेरेंट्स जो टीचर्स होते हैं, वो इट्स नो डिफरेंट। उनको बिल्कुल पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग व्हाट वी आर प्रीचिंग। तो वो उसको गलत समझते हुए भी वो कर रहे होते हैं। समवन हैज़ टू टेक द फर्स्ट स्टेप। और मेरे ख्याल में कि जिस डेमोग्राफी की आपने बात की है, यानी कि माशरे के वो लोग जो टीचर्स पेरेंट्स हैं, वो अगर रोल मॉडल के तौर पे बच्चों को दुनिया के सामने पेश करना शुरू कर दे कि देखें ये हमारे बच्चे हैं, इनको हमने एक जो जदीद खतूत हैं, न्यू लाइंस हैं, उन पे हमने इनको ट्रेन किया है, आपके सामने ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, तो उससे इंस्पिरेशन एक फैलेगी। बट समवन हैज़ टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, एंड यू नो दैट पर्सन कैन बी मी, कैन बी यू, कैन बी एनीवन, बट समवन हैज़ टू डू इट। जी सर बिल्कुल, मैं जो है खुद भी एक पेरेंट हूँ, तो मैं खुद इस चीज़ का बहुत ख्याल रखता हूँ कि जो दूसरे बच्चों के लिए अपने स्कूल में सोच रहा होता हूँ, वो अपने बच्चों के लिए ज़रूर सोचूँ। जैसे बच्चे को मैं वहाँ डील करता हूँ, वैसे अपने बच्चे को यहाँ पे डील करूँ। बच्चा तो बच्चा ही है, तो उसको बिल्कुल डीलिंग करना हमें समझ में आना चाहिए किस नहीं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखें, बच्चे जो होते हैं ये बड़ा एक्साइटिंग सब्जेक्ट है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। बच्चों को अगर आपने इंसान की नेचर सीखनी है तो आप मजमूई तौर पे तो आप बच्चों को स्टडी करना शुरू कर दें, इसलिए कि बच्चों में फ़िल्टर नहीं होता। वो जो हैं वो हैं। तो वो आपको ख़ुद बता रहे होते हैं कि हमने ये करना है, हमारे फ्यूचर में हमारे लिए ये चीज़ें बेहतर हैं, हम प्लानिंग। मैं आपको अपने घर की मिसाल देता हूँ। मेरे भतीजे, अब तो अल्लाह उनको सलामत रखे, वो बड़े हो गए हैं। बचपन में मेरा एक भतीजा ऐसा था कि घर में हर शरारत के पीछे उसका हाथ होता था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाता था। सबको फेंटी पड़ जाती थी, उसको नहीं पड़ती थी। वो नेचुरली टैलेंट ऐसा था कि वो चीज़ इस तरीके से वो क्रिएट करता था, कंस्ट्रक्ट करता था कि हर शरारत के पीछे होने के बावजूद वो कुछ हमेशा वो बच जाता था। नॉट टू मी, ही कैन बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन स्ट्रेटजी। वो डिप्लोमेसी में बड़े दूर जा सकता है। वो जो स्ट्रेटिजिक थिंक टैंक्स हैं दुनिया में, उसमें अपनी बड़ी अच्छी जगह बना सकता है कि वो अपनी स्किल को बता रहा है कि देखो मैं ये हूँ भाई। अब मेरा ये काम है कि मैं उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करूँ टू मेक श्योर दैट ही गोज़ टू वेयर एवर ही वांट्स टू गो, जो वो पैकेज लेके आया है। अब मैं ज़िद ना करूँ कि नहीं बेटा तुमने डॉक्टर बनना है, उसने मुझे बता दिया कि मैं क्या लेके आया हूँ अल्लाह ताला की तरफ से। आगे मेरा काम है कि मैं उसको किस तरह से फाइन ट्यून करूँ, किस तरह से मैं उसको ऑप्टिमाइज़ करूँ। सो एब्सोल्युटली ये काम जो है ये पेरेंट्स के करने वाला है, ये स्कूल के करने वाला है। एक सवाल जो यहाँ पे आया हुआ है, मैं आपको पूछना ये चाह रहे हैं कि अप टू विच लेवल द स्टूडेंट्स मस्ट हैव आइडेंटिफाइड देयर टैलेंट्स। Sorry, up to which level? Up to which level students must have identified their talents. Sure. डिपेंडिंग ऑन कि हम कहाँ से हमने काम स्टार्ट किया है। आई थिंक जो बच्चे पहले दिन से स्कूल जा रहे हैं और उनकी ट्रैकेबिलिटी स्टार्ट हो गई है, दैट शुड टेक 3 to 5 years। तकरीबन तक इतने टाइम में हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो मुख्तलिफ तजर्बात उस वक्त तक बच्चे कर चुके होते हैं हमारे सामने। अगर ट्रैकेबिलिटी नहीं है तो फिर इट कुड टेक
2 years 3 years डिपेंडिंग ऑन कि अब ऑलरेडी उनकी उम्र कितनी है, यानी कि अगर वो ईयर 7 में है तो बाय द टाइम दे गेट टू ईयर 10 और ईयर 9 वी शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया एज टू व्हाट सॉर्ट ऑफ फील्ड दे कैन गो इनटू. इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि उनकी एज कितनी है और हमारे पास कितनी सॉलिड ट्रैकेबिलिटी है. जी सर, वैसे आपका सेशन सर काफी इतना अच्छा रहा है कि मेरे पास भी जो है वो सवाल जो है वो अब खत्म हो रहे हैं कि आपके आंसर्स के अंदर मेरे वो सवाल के आंसर जो मैं बाद में पूछने वाला था. देखें, हम ट्रेनर्स, मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, तो हम ट्रेनर्स की कम्युनिटी में कहावत है कि अगर एंड में सवाल ना बचें तो या आपका सेशन बहुत अच्छा हुआ होता है या बहुत बुरा हुआ होता है. आई कैन नॉट बी जज ऑफ दैट. लेकिन अगर आप एंड में सवाल नहीं है तो इट्स वन ऑफ देम, या बड़ा अच्छा गया या बड़ा बुरा गया. नो सर, वेरी 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 जो है वो काफी इंटरेस्टिंग था और काफी इंजॉयबल और काफी अंडरस्टैंडेबल था. कुछ चीजें जो है वो बिल्कुल क्लियर आपने समझाई हैं और तभी आप एक्सप्लेनिंग सर वाकई आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इस बात पर जवाब देती है कि आप कितने हाईली क्वालिफाइड जो है वो हमारे पास मौजूद है. वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू. व्यूअर्स, अगर आपके पास कोई अगर सवाल है तो मैं पोस्ट कर दें फौरन, तो मैं सर से पूछ के जो है वो आपको उनके जवाब मिल जाएंगे फौरन. इन द मीन टाइम अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं एक दो चीज़ें साथ में और भी शेयर कर दूं कोचिंग के हवाले से. कि कोचिंग, देखिए दुनिया में जो कोचिंग है ये बुनियादी तौर पे ये एक प्रोफेटिक टास्क है. जैसे टीचिंग के बारे में कहा जाता है कि ये अंबिया का काम है, तो जो कोचिंग है बुनियादी तौर पे वो भी अंबिया का काम है. हम इस ख्याल से हमें अब निकल जाना चाहिए कि हम एक जेनेरिक टीचिंग करके आगे बढ़ जाएंगे. ये हमें, हमारे पास देखें ऑप्शन जो है वो ये नहीं है कि हमें कोचिंग को टीचिंग में लेके आना या नहीं लेके आना. ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमने इसे खुद एक अपने इनिशिएटिव लेके उसको लेके आना है या मजबूरी में लेके आना है. इसलिए कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये जहनी तौर पे वो बच्चे नहीं हैं जो आज से 20 साल पहले हुआ करते थे. दे सिंपली नॉट. यू सिंपली कैन नॉट गो इन देयर और आप उनको कहें कि हम आगे ये एक जेनेरिक चीज़ मैंने आपके सामने शेयर कर दी और आप इसी पे आप गुजारा करें. देखें, किसी ज़माने में बच्चा अगर बदतमीज़ी करता था तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेडमार्क टीचर के पास एक टूल होता था, थप्पड़ मारो डंडा मारो ठीक हो जाएगा. कैन यू डू दैट एनी मोर? नाउ यू कैन नॉट. देन द क्वेश्चन इज़ कि आप बच्चे की बिहेवियरल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसके एटीट्यूड को आप कैसे मैनेज करेंगे. मार आप सकते नहीं है, मारना चाहिए भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. पहले आप मार सकते थे, अब आप मार भी नहीं सकते. हाउ डू यू कंट्रोल द सिचुएशन देन? हाउ डू यू मैनेज द सिचुएशन देन? एंड द आंसर इज ओनली कोचिंग. सिर्फ कोचिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बच्चे के साथ दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके ज़रिए आप डोमिनेट कर सकें. बच्चा आपकी इज़्ज़त करे उसकी मेहरबानी है, वो ना करे देयर इज़ नो फेयर फैक्टर एनी मोर. तो कोचिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि वो बच्चे के इन चीज़ों को एड्रेस करती है. वो बच्चे की इन चीज़ों को कि जो हम कोचिंग में एक चीज़ कहते हैं कि डोंट ट्रीट द सिम्टम, ट्रीट द इलनेस. कि कभी भी जो बीमारी की अलामत है उसको आप ट्रीट ना करें बल्कि एक्चुअल बीमारी को ट्रीट करें. आपकी क्लास में बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है, एक टीचर कभी भी उसको एड्रेस नहीं कर सकता, लेकिन एक कोच टीचर जो है वो उसको एड्रेस कर सकता है, इसलिए कि वो उसकी बदतमीज़ी को माइंड ही नहीं करेगा. वो उसके पीछे जाके देखेगा कि ये बदतमीज़ी कहाँ से आई है, ये घर का बिगाड़ है, ये बच्चा अनकम्फर्टेबल है किसी वजह से. देयर हैज़ टू बी अ रीज़न कि ये उसका इजहार है. वो इजहार को नहीं देखेगा, जो उसकी बेसिक वजह है वो उसको देखेगा. सो टेकिंग दैट इनटू अकाउंट, मेरा ख्याल है जो कोचिंग है टीचिंग की, ये इट्स एन एब्सोल्यूट इनेविटेबल पार्ट ऑफ इट. द ओनली ऑप्शन इज़ कि इसे हम खुद लेके आएँ या बच्चे अपनी तबीयतों की वजह से, अपने नए रवैयों की वजह से हमें मजबूर कर दें कि हम सीखें. सर, इसमें मैं ये बात आपसे पूछना चाहूँगा कि कोचिंग, हम पहले आप अभी वर्ड यूज़ करें कोचिंग का, उससे पहले हम सुनते हैं मेंटोरिंग का, उससे पहले हमारे पास था काउंसलिंग का कि टीचर काउंसलर होना चाहिए, फिर आया टीचर मेंटर होना चाहिए, अब आप कह रहे हैं टीचर कोचिंग. तो क्या ये तीनों आपस में एक साथ मिले हुए हैं या ये तीनों के पार्ट्स ही अलग हैं?
देखिए, मिले हुए इस तरह से हैं कि जैसे एक कंप्यूटर होता है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ मिलता है, लेकिन हर कंप्यूटर का अपना फंक्शन होता है, हर कंप्यूटर का अपना एक उसकी उसकी डिटेल होती है, उसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, डिफरेंट उसके आउटकम्स होते हैं जो डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं। तो यस, देयर आर सम ओवरलैप्स, लेकिन जो बुनियादी फ़र्क है कि काउंसलर का ताल्लुक फ्यूचर बिल्डिंग से नहीं होता। काउंसलर का ताल्लुक सिर्फ जो माजी के दर्द हैं उनको रिलीज़ करना होता है, कि आपका बच्चा है वो किसी वजह से अगर नहीं बढ़ पा रहा आगे, तो उसके माजी में कुछ ऐसा हुआ या उसके घर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने उसे नफसियाती तौर पे बांध के रखा हुआ है, तो एज अ काउंसलर आप उसको उससे रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन जो कोच है वो इस पे रुकता नहीं है, वो फ्यूचर बिल्डिंग पे जाता है। ये छोड़ो, माजी में जो हुआ वो तो हुआ, ठीक है, उसको हम एड्रेस करते हैं, लेकिन वहाँ पे रुकता नहीं है। फिर वो सिर्फ स्टेबिलिटी पे आके ख़त्म नहीं कर देता, वो फिर आगे लेके चलता है कि चलो अब आगे आपकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको यूज़ करते हैं। और जो मेंटोर है, देखिए, टीचर मेंटोर तो होता ही है, क्योंकि मेंटोर वो होता है जो आपको अपने तजर्बे की रोशनी में आपको सुपरवाइज करता है, आपको गलती करने का मौका देता है। जब आप गलती करते हैं तो फिर वो सजेस्ट करता है, जब आप अच्छा काम करते हैं तो वो आपको उस पर आपकी हौसला अफजाई करता है। तो मेंटोरिंग तो एक ऑलरेडी चीज़ जो प्रोफेशनल दुनिया में चीज़ मौजूद है, लेकिन काउंसलिंग इज़ नॉट समथिंग आई फुली एग्री विद, क्योंकि वो सिर्फ स्टेबिलिटी पे आगे छोड़ देता है। फ्यूचर बिल्डिंग का ताल्लुक काउंसलिंग से नहीं है, और बच्चों की एजुकेशन में अगर हम फ्यूचर बिल्डिंग को निगलेक्ट कर दें तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट। सर यहाँ पे एक सवाल ये आया था कि जो कंपटीशन का जो एक माइंडसेट बन चुका है, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं? आई हैव नो आइडिया। बारिश का पहला कतरा, ये जिन्होंने सवाल किया है, अब जिस मेरे भाई ने या बहन ने सवाल किया है, उनसे पूछें कि आर यू विलिंग टू ड्रॉप कंपटीशन, एंड इफ़ द आंसर इज़ येस, मेरा ख्याल है हमें सोल्यूशन मिल गया है, क्योंकि ये अपनी ज़ात से काम स्टार्ट करने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ compete ना करें, मैं आपके साथ ना करूं। द सिंपल थिंग, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा इनका इनका मुस्तकबिल है, मैं कैसे नहीं झोंक सकता हूँ ऐसे कंपटीशन की आग में जिसका ये हिस्सा ही नहीं है। ये तो बिल्कुल वही बात हो जाती है ना कि मैं एक फिर आर्मी का जर्नल हूँ और वो जो हैं वो सिपाही हैं और वो मेरी ख्वाहिशात पे अपनी जानें दे रहे हैं। वाई? वो आपकी आर्मी नहीं है, वो आपके सक्सेस का सिंबल नहीं है, वो आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं पैदा हुए। वो अपने साथ एक अल्लाह ताला ने उनको डिज़ायर दिया है, एम्बिशन दिया है, टैलेंट दिया है, एक वैल्यू सिस्टम दिया है, वो ले के पैदा हुआ है। आपने से कुछ भी ऐसा नहीं दिया। आपके ज़िम्मे सिर्फ एक काम है, सिर्फ एक काम, कि आप उसको सिर्फ वो माहौल दे दें जिसमें बच्चा अपनी एक्चुअलाइजेशन को पा ले। जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, यू हैव जस्ट वन जॉब, तो उसी को बंदा मैस अप कर दे देन आई डोंट नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सब के अपने अपने करने वाला काम है। मैं अपने बच्चों के बारे में सोचूं, आप अपने बच्चों के बारे में सोचें कि कंपटीशन इज़ नॉट द सोल्यूशन, दैट सिंपली हैज़ नेवर बीन द सोल्यूशन, स्टिल इज़ नॉट द सोल्यूशन। वो कंपटीशन ठीक है किसी ज़माने में, अब जब वो प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे तो वो करेंगे, उसके लिए उन्हें तैयार करना अच्छी बात होती है, लेकिन कंपटीशन की नेचर ये नहीं होनी चाहिए कि नज़ीर साहब के बच्चों ने ज़्यादा नंबर ले लिए और मेरे बच्चों ने कम ले लिए। टू मी दैट्स रबिश, दैट्स नॉट कंपटीशन। सर एक और सवाल जो यहाँ पे है कि व्हाट मेजर सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डे वन? डे वन मेजर सब्जेक्ट को, डे वन में तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो बच्चों को वो चीज़ें जो एजुकेशन के साथ कनेक्ट करती हों, पहले तो हमें वो पढ़ानी चाहिए। यानी खेल कूद है, वो चीज़ें जो उस वक्त बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि हम बच्चे को एजुकेशन में ईज़ इन ना करें, बल्कि पहले दिन ही उसे किताबें उसके हवाले कर दें कि चलो तुम पढ़ना शुरू कर दो। माइंड यू कि वो जिस दिन से पैदा हुआ है उस दिन से अब तक उसने एक और माहौल देखा है, उसने अपनी मर्ज़ी देखी है बच्चे ने। अब एक दिन उसे कहें कि नहीं अब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बैठो और करो, तो इट्स नॉट गोना मेक एनी सेंस। ईज़ यानी जो प्री स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है वो इसी बेस पे है कि आप प्री स्कूलिंग में बच्चे को भेजें, वो खेलें कूदें, जो कि वेस्ट में होता है, और प्रोग्रेसिवली 1 साल के बाद उन्हें आहिस्ता आहिस्ता किताब देना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता उनको फिर किताब की तरफ राग़िब करें। किताब भी ऐसी फ्रेंडली होनी चाहिए बच्चों के लिए जो इनके चाइल्ड फ्रेंडली हो, उसके फ़ॉन्ट्स, उसके कलर्स, उसके डिज़ाइंस, पिक्चर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन में ईज़ इन करना शुरू कर दे। दैट इज़ हाउ इट शुड बी। जो सब्जेक्ट्स हैं, वंस के बच्चा अब स्टेज पे आ गया क्या वो सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, तो मेरे ख्याल में कि जो ज़िंदगी के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ के हैं, जिसमें बेसिक मैथ्स है, बेसिक लैंग्वेज है, वो पढ़ानी चाहिए।
यानी हम जब वो एक पूल उसको पढ़ाएंगे तो उसी में से हमें पता चलेगा ना कि इस बच्चे का असल टैलेंट क्या है, ये न्यूमेरिकल माइंड है, ये इंटेलेक्चुअल माइंड है, या थिंकिंग है, या क्या है। तो बेसिक तो वही होने चाहिए जो बच्चे एक ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होते हैं। वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बच्चे का आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि इनकी मेन इनकी फील्ड क्या हो सकती है, और फिर वक्त के साथ साथ आप उसे फिर स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर दें। सर एक आखिरी सवाल जो यहाँ पे हमारे पास है वो मैं आपसे पूछूंगा कि have administrator and principal as authorities can coach the teachers? Have administration and principal as a authority to coach the teacher? I think they should. इवेंचुअली कोई टीचर भी अपनी ज़ाती कैपेसिटी में अगर कोचिंग करता है तो वो इनफेक्टिव होगा जब तक वो एक पूरे के पूरे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता। माफ़ी चाहूँगा, यानी कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, अच्छा कोच हूँ, तो मेरी क्लास ख़त्म, मेरी कोचिंग भी ख़त्म। लेकिन जब वो एक पूरे का पूरा माहौल ऐसा होगा कि नया टीचर भी कोचिंग के सेंस के साथ लेके आएगा, उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो एक जगह पे जमा होंगी, और उनकी रिपोर्ट्स को फिर स्टडी करके बच्चों को पाथवेज मुतय्यन किए जाएंगे उनके पेरेंट्स के साथ मिल के। तो दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस कोचिंग। तो ये उसी वक्त होगा कि जब जो पावर का वैसे ही बहाव जो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, कि जो डिसीजन मेकर्स हैं जब वो इस माहौल को इंस्टॉल करेंगे तो तभी इफेक्टिव होगा। अदरवाइज़ तो इंडिविजुअल टीचर है, उसको उसकी एफर्ट है, वो एक थोड़ा सा उसको फ़ायदा होगा, लेकिन ओवरऑल उसका फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है सर, एट द एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपनी टाइम में टाइम दिया है और इतना इंफॉर्मेटिव और इतना रियलिस्टिक व्यू हमें प्रोवाइड किया है कि कोचिंग जो है वो किस तरीके से ज़रूरत होती है टीचर्स की, और किस तरीके से हम कोचिंग कर सकते हैं और अपने आप को एज अ कोच जो है वो हम प्रेजेंट कर सकेंगे आगे फ्यूचर में, और बच्चे के लिए किस तरीके से हेल्पफुल जो है वो हम अपनी फील्ड में रहते हुए अपनी ज़ात को उनके लिए जो है वो यूज कर सकेंगे। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एट द एंड सर मैं आपको सारे ऑडियंस की तरफ से थैंक यू कहना चाहूँगा और स्मार्ट गेम एक्टिविटीज की तरफ थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सेशन हमारे साथ जो है वो कंडक्ट किया। इट वॉज माई प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी। थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, सो आई होप कि आपने आज का सेशन बहुत एंजॉय किया होगा। तो हमारे साथ रहिए क्योंकि इस वीक जो है वो हमारा बैक टू बैक सेशंस हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो कल जो है वो हमारा एक और सेशन होगा। इसकी डिटेल्स आपके पास हमारे पेज पर फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, तो हमारे साथ रहिएगा और टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, वी विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।